हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो पिछले लेक्चर में अपन ने डेफिनेट इंटीग्रेशन के काफ़ी बेसिक सी चीज़ों को समझा था। उसके साथ साथ अगर मॉड्यूलस फंक्शन अपने को दे रखा है तो कैसे सॉल्व करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है तो कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी बजाय अगर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दे रखा है तो किस तरीके से उसके डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल में अपन ने बात की थी, काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी किए थे। इवन जेई मेंस एंड जेई एडवांस तक के क्वेश्चंस को अपन ने वहाँ पे टच किया था। अब थोड़ा सा आगे अपन चलते हैं। अगर आपने वो चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझी तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन फॉर्मुलेट करने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखो, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास में फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। अब लिमिट में लगा देता हूँ, इधर 0 इधर मैं n कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ये लिमिट हो गया तो मैं यहाँ पे इसको ना 1/n² से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। ये 1/n² है। और जब इतना कर दिया तो मैं यहाँ पे लिमिट भी लगा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास सिंस वेरिएबल n है तो मैं लिमिट n पे लगा दे रहा हूँ। अब आपको 2 मिनट खुद से इस वीडियो को पॉज करके आपको खुद से सॉल्व करना है और फिर आंसर को देखना है ना, कि सेम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो देखो, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे पिछली वीडियो में अपन क्या देखे थे कि अगर मान लो हम यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करते हैं तो अपने को पता है कि जब x 0 से 1 होता है तो यहाँ पे आएगा, 1 से 2 में आएगा तो हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा। फिर 2 से 3 की बात करोगे तो इस तरीके से आ जाएगा और इस तरीके से ऊपर चलता हुआ जाता है। अब यहाँ पे अगर मान लो मैं डायरेक्टली इसका एरिया निकालना चाहूँ तो देखो, जीरो वाले का एरिया तो अपने को पता है 0, क्योंकि अपन एक्स एक्सिस और इसके बीच का एरिया की बात कर रहे हैं। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा कि यहाँ से यहाँ तक का एरिया, अब इसको देखने के लिए अपने को पता है कि यहाँ से यहाँ तक की जो साइड की लेंथ है वो अपने पास में 1 यूनिट है और यहाँ से यहाँ भी 1 यूनिट है। तो ये बेसिकली दिखने में हो सकता है रेक्टेंगल टाइप का लग रहा हो, लेकिन ये स्क्वायर होगा जिसका एरिया 1 हो जाएगा। अगले वाले की बात कर लो। अब अगले वाला पोर्शन को अगर देखोगे तो ये वाला, ठीक है, इसका एरिया को देख लो। इसके एरिया की बात करोगे तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है, इसका आउटपुट यहाँ पे 2 आएगा तो लेंथ 2 हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है ये 1 है। तो ये रेक्टेंगल है बेसिकली। इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। अगले वाले की बात करोगे तो 3 पे टच करेगा, उसका एरिया 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इस तरीके से चलता जा रहा है। बेसिकली मैं जैसे कि पिछले लेक्चर में अपन ने यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज को भी देखा था। एक काफ़ी अच्छी सी प्रॉपर्टीज अपन यहाँ पे देखे थे, जिसमें हम क्या कर रहे थे कि हमारे पास में अगर कोई अंदर डिसकंटिन्यूस फंक्शन दे रखा होता है, जहाँ जहाँ पे वो डिसकंटिन्यूस होता है वहाँ वहाँ पे उसको हम तोड़ देते हैं। तो बेसिकली अगर मैं इस अंदर की बात करूँ, यहाँ पे एक चीज़ और लिखना मैं भूल गया कि n जो है एक्चुअली में नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर देखो अंदर वाले की बात करूंगा, 0 से 1 जाऊंगा तो मेरे को पता है ये 0 आ जाना है। फिर 1 से 2 जाऊंगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर 2 से 3 जाऊंगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इस तरीके से ये वैल्यूज चलती जाएंगी और लास्ट में n तक जाए, n-1 से n तक जा रहे हैं तो यहाँ पे n-1 मेरे पास में आ जाए। इस तरीके से होगा, जिसमें अपने को पता है इसका वैल्यू 0 आएगा, अगले वाले का एरिया 1 है तो वो 1 आ जाएगा इस तरीके से, फिर ये 2 आ जाएगा। टोटल हमारे पास में चलता हुआ जा रहा है, जिसमें लास्ट में वैल्यू मेरे पास में n-1 आए। अब हमारे पास में टोटल n-1 नेचुरल टर्म्स है। अगर ऐसा है तो अब अपने को क्या पता है, यहाँ पे इन सब का सम अगर मैं करूंगा तो नॉर्मली अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है n नेचुरल नंबर्स के सम का। लेकिन अगर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास में n-1 है, क्योंकि मैं 0 को एक्सक्लूड कर दे रहा हूँ। वैसे देखा जाए तो n है, लेकिन 0 को ऐड करने से कोई मतलब ही नहीं है। तो हम यहाँ से यहाँ की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास में 1 से n-1 तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n-1 अगर हैं तो n की जगह मैं n-1 रखूंगा, और यहाँ पे n-1 रखोगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ n आएगा। ये अपने पास में इसका आउटपुट आ रहा है। अब आगे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि देखो, इसी को ना मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ कि हमारे पास में ये आ रहा है, जिसमें देखो हमारे पास ये वैल्यू आ गई इसके अंदर वाली। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n², और यहाँ पे आ रहा है n इंटू n-1/2। अब अगर आपको लिमिट का थोड़ा बहुत कंसेप्ट याद होगा तो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि लिमिट जब
हमारे पास में ऐसा हो, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, ऊपर कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, नीचे भी कोई पॉलिनोमियल दे रखा है। अगर दोनों पॉलिनोमियल का डिग्री सेम है तो जो डिग्री जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट जो है वो यहाँ पे इसके आंसर होता है इस लिमिट का। तो वही चीज़ यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी आ जाएगा, और यहाँ पे देखोगे तो ये n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाई 2n स्क्वायर। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे n स्क्वायर हो गया, n स्क्वायर का कोफिशिएंट ऊपर 1 है नीचे 2 है, तो 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर हो। तो इस तरीके से जनरली क्वेश्चंस फॉर्मुलेट होते हैं, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं बट होते काफ़ी आसान है। यहाँ पे हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में डेफिनेट इंटीग्रेशन डाल दिया, फिर बाद में लिमिट वगैरह लगा के क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट बनाने की कोशिश की है। तो अभी तक हम 3 प्रॉपर्टीज देख चुके हैं। अब चौथी वाली के बारे में बात करते हैं कि अगर मान लो अपने को -a से a में कोई भी एक f(x) फंक्शन दे रखा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारे पास 0 से a में f(x) प्लस f ऑफ -x dx हो जाएगा। और इसी को आगे चल के हम ऐसा एक्सपेंड कर सकते हैं कि अगर मान लो मेरे पास में f(x) फंक्शन जो है वो दे रखा है और वो एक ऑड फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। दूसरा यहाँ पे अगर f(x) मेरे पास में एक इवन फंक्शन है तो इसकी वैल्यू अपने पास में हो जाएगी 2 टाइम्स 0 से a f(x) dx, है ना। इसको समझ लो एक्चुअली में हो क्या रहा है। जैसे अगर मान लो मेरे पास में ये दे रखा है, ठीक है, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले -a से a तक जा रहे हैं हम, तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसको -a से 0 तक लेके चलते हैं, तो ये f(x) dx हो जाएगा। मैं लिमिट को तोड़ सकता हूँ, ये 0 से a में आ जाएगी, ठीक है। अब हमने ये कर दिया। अब देखो, अब हमको 0 से a वाले के बारे में बात ही नहीं करनी, अब हम इस पे बात करते हैं। इस पे बात करने के लिए मैं एक्चुअली में क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, मैं x को ना -t ले लेता हूँ। अब जैसे ही मैं x को -t लूंगा तो मेरे को पता है dx को मैं -dt लिखूंगा। जब इतना हम कर रहे हैं तो लिमिट को भी बदल देते हैं। लिमिट को बदलने से मेरा मतलब है कि जब x की वैल्यू -a है, ये वाली है, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब x इक्वल्स टू -a है तो हम बोल पाएंगे कि हमारे पास t इक्वल्स टू a हो जाएगा। और जब x इक्वल टू 0 है तो t की वैल्यू -0 बोल दो, उसका मतलब 0 ही है, ये हो जाएगा। जिसका मतलब अगर मान लो मैं केवल इसको सिंप्लीफाई अगर कर रहा हूँ इस वाले को, तो हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा a से मेरे पास में 0 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा x की जगह मैं -t रख रहा हूँ तो ये -t हो जाएगा, ये dt आएगा इसके साथ माइनस में। अच्छा, यहाँ पे अब आपको एक और प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात किया था कि अगर मेरे पास में इस तरीके से कोई भी प्रॉपर्टी दे रखी है, आगे माइनस साइन लगा, ये a to b है, तो यहाँ पे f(x) dx अगर लिखा है तो मैं इसको लिमिट्स को चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे माइनस, ये ऐसे कर लो कि ये ऐसे लिखा है तो इसमें माइनस साइन आगे हम ले आते हैं। अब यहाँ पे ऑलरेडी माइनस आ चुका है तो मैं यहाँ पे फिर से इसकी लिमिट को 0 से a में अगर बदलूंगा तो ये f ऑफ -t dt हो जाएगा, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास में दूसरी प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए कि अगर नहीं भी याद आ रही तो ऐसे समझ लो कि मैं इस वाले में अगर t की जगह x रखता हूं तो इसकी लिमिट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा यहाँ पे आ जाएगा dt इक्वल्स टू dx। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा कि देखो, यहां से अब आ जाओ कि ये वाला तो अपने पास ऑलरेडी था कि 0 से a में मेरे पास में एक f(x) dx आ रहा है। दूसरे वाले की अगर बात करोगे तो मैंने उसको कन्वर्ट करके यहां तक पहुंच गया हूं, यहां तक, है ना। मतलब ये अपने पास में क्या हो जाएगा, फिर से हो जाएगा 0 से a और f ऑफ -x dx हो जाएगा। अब अपने पास में दो अलग अलग फंक्शन लिखे हैं, लिमिट सेम लगी है, तो हम इसको कंबाइन भी कर सकते हैं कि ये 0 से a हो जाएगा, मेरे पास f(x) प्लस f ऑफ -x, ये आ गया। तो ये जो प्रॉपर्टी थी इसका आधा पोर्शन तक हम पहुंच चुके हैं। बाकी आधे तक पहुंचने के लिए दो कंडीशन हैं, जिसमें पहली कंडीशन ये कि मैं मान लेता हूं सबसे पहले कि f(x) जो है वो एक ऑड फंक्शन है। अगर f(x) ऑड फंक्शन है तो अपने को ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि x की जगह अगर मैं -x डालूंगा तो ये वैल्यू इसके बराबर होगी। तो अगर ये इसके बराबर होगी तो इस वाले में हम रख देते हैं इसको
यानी कि ये 0 से a हो जाएगा, ये fx हो जाएगा, अगले वाली वैल्यू माइनस fx के बराबर आएगी। अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो गए तो 0 हो गया, तो ये अपने पास में 0 dx जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी वजह से यहाँ पे जब fx एक ऑड फंक्शन है तो उसका आउटपुट 0 आ रहा है। दूसरा अपना केस ये था कि अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि मेरे पास में fx जो है वो एक्चुअली में एक इवन फंक्शन हम ले लेते हैं। जैसे ही मैं इवन फंक्शन लूंगा तो अपने को क्या पता है, हमको यहाँ पे पता है कि f ऑफ माइनस एक्स एक्चुअली में f ऑफ x के बराबर होगा। यानी कि जो हमारे पास में ये लिखा हुआ है इसमें क्या आ जाएगा, 0 से a, यहाँ पे आएगा fx, अगले वाला भी fx हो जाएगा। कोई सेम फंक्शन दो बार लिखा है तो अपन इसको कर सकते हैं 2 टाइम्स 0 से a में fx dx। वही चीज यहाँ पे हमने लिखी कि fx अगर इवन फंक्शन है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ऑड होगा तो 0। तो जब भी देखो ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी चीज इंपॉर्टेंट ये इस वजह से है कि इसका यूज काफ़ी ज़्यादा होता है। और कैसे अपने को यूज करना है, कब करना है, जब भी तुमको क्वेश्चन में कहीं पे दिखे कि हमारे पास लिमिट्स माइनस ए से ए यानी कि -1 से 1, -2 से 2, -½ से हाफ, -π/2 से π/2 इस तरीके की वैल्यूज दे रखी हैं, यानी कि दोनों लिमिट्स मैग्नीट्यूड में सेम है, उनके साइन अपोजिट हैं। उस सिचुएशन में सबसे पहले तुमको ये चेक करना है क्या ये फंक्शन ऑड है या इवन। अगर फंक्शन ऑड आता है तो कुछ करना ही नहीं है, 0, और अगर फंक्शन इवन आता है तो इस तरीके 0 से a कर दो, आगे 2 लगा दो। जैसे कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास में ये फंक्शन है, तो जैसा कि मैं अभी बता रहा था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाले फंक्शन को देखेंगे। ये वाले फंक्शन को अगर मान लो मैं देखता हूं तो f ऑफ माइनस एक्स अगर मान लो करूंगा तो -x का होल स्क्वायर tan ऑफ -x। अब ये तो हो गया x स्क्वायर, ये हो गया tan ऑफ -θ माइनस tan थीटा के बराबर होता है, तो x यहाँ पे आ जाएगा जो कि एक्चुअली में -fx के बराबर हो गया। जिससे हमको यहाँ पे पता चल रहा है कि ये हमारे पास में जो फंक्शन है ये ऑड फंक्शन होगा। अगर ये ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू 0, खत्म, कुछ करना ही नहीं, हमको इंटीग्रेट करने का मतलब ही नहीं, यहीं से खत्म हो जाना है। ठीक है। दूसरा, इसमें भी देखोगे तो -1 से 1 जा रहे हैं। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखो, सबसे पहले अपने को क्या करना है, फंक्शन को चेक करना है। देख के क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है ना, बट जब तुम इस फंक्शन में बात करोगे और x की जगह -x डालोगे तो यहाँ पे सिंस x³ है, x की पावर ऑड है, तो ये माइनस आएगा। फिर साइन में तो होल स्क्वायर हो रहा है, तो होल स्क्वायर हो रहा है तो वहां पे माइनस जो है वो प्लस में ही कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा जो बेसिकली -fx के बराबर आएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये भी हमारे पास में ऑड फंक्शन है। अब ये अगर ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू भी 0 हो गई, ये भी खत्म हो गया। और कर लेते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो ये इंटीग्रेशन की वैल्यूज हैं, मैं जेईई मेंस के पीवाईक्यू से ही कहीं ना कहीं से उठाया हूं। कुछ क्वेश्चन जेईई एडवांस से रिलेटेड भी हैं। तो देखो, अब अपने को ऐसे कंबाइन फंक्शन भी दे रखे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज के बारे में बात कर लेते हैं कि जब भी हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि fx ऑड होगा इवन होगा, लेकिन ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि जब fx ना तो ऑड आए ना इवन आए। वैसा सिनेरियो को अपन बाद में देखेंगे, अभी पहले हम बेसिक चीजों पे बात करें। अब देखो, हमारे पास में दो फंक्शन है। अब यहाँ पे सबसे पहले मेरे को दिख रहा है कि मेरे पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में अपने को एक चीज पता है कि ये ना तो ऑड है ना इवन है ना। जब कंबाइंडली ऐसा दे रखा होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, पहले उसको देख लेते हैं। दूसरा एक फंक्शन, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहली चीज जो हमारे पास में आएगी वो ये कि मैं इसको पहले -½ से हाफ लिख देता हूं और पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को अलग कर देता हूं, बीच में प्लस लगा देता हूं। यहां भी -½ से हाफ कर देते हैं। यहां पे हमारे पास में ln लिखा हुआ है जो कि π - x और π + x dx होता है। अब एक चीज देखो, अब मैं इसको चेक कर लेता हूं। इसको जैसे ही हम चेक करने बैठेंगे तो मेरे को क्या पता है, x की जगह -x डालना है, तो यहाँ पे क्या आएगा ln, यहाँ पे हो जाएगा π + x डिवाइड बाई π - x। तो जो वैल्यू ऊपर इस फंक्शन में लिखी है उसी का रेसिप्रोकल यहाँ पे है। तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ कि ये आ जाएगा मेरे पास में ln π - x अपॉन π + x की पावर -1, और हमको पता है पावर जो है वो आगे आ जाती है। जैसे ही पावर आई आगे तो ये -fx बन गया, जिससे क्या पता चला हमको
कि ये एक्चुअली में जो दे रखा है ये एक ऑड फंक्शन है। अगर ये एक ऑड फंक्शन है तो इस पूरे की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 0 के बराबर। तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो केवल अपने पास में जो इसका आउटपुट आएगा वही इसका आंसर होगा। जिसके लिए हम यहां पे क्या कर सकते हैं कि एक सेकेंड ना, मैं पेज थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं कि हमारे पास में ये आ रहा था। अब मेरे पास में -12 से हाफ में है, -12 से हाफ में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो इसको हम पहले भी सॉल्व किए हैं इस तरीके के सिनेरियो को। तो यहाँ पे अपन क्या देखेंगे कि इसके अंदर वाली वैल्यू कब इंटीजर हो रही। तो इसके -12 से हाफ के बीच में केवल एक इंटीजर है 0, तो उसी पे इसको तोड़ देंगे, यानी कि -12 से 0 आ जाएगा तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x हो गया। फिर 0 से हाफ तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब जब x की वैल्यू -12 से 0 के बीच में ट्रेवल करेगी, जिसका मतलब हमेशा वैल्यू -0 पॉइंट समथिंग रहने वाली, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, उसका -1 होगा। तो इसको आगे चल के हम क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा -12 से 0, यहाँ पे -1 इंटू dx। अगले वाले की बात करोगे, 0 से हाफ की बात कर लो या 0 से 1 की बात कर लो, उस सिचुएशन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। तो ये तो 0 है तो ये तो खत्म ही हो गया, ये हमारे किसी काम का नहीं रहा, तो केवल ये रहा। तो -x यहाँ पे इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी, जिसमें अब मैं लिमिट डाल देता हूँ। सबसे पहले 0 डाला तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 0 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब माइनस साइन लगेगा, लेकिन x के आगे ऑलरेडी माइनस है तो ये x प्लस में हो जाएगा। फिर अब x प्लस में हो गया, x की जगह वैल्यू भी तो डालनी है, इसकी जगह -12 वैल्यू डाल, तो हमारे पास -12 आ जाएगा। और यही एक्चुअली में इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में होगा। इस तरीके से कर सकते। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, इसमें इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। हालांकि मैं ऑड इवन वाले के बारे में बात कर रहा था कि अगर कोई फंक्शन ना ऑड हो ना इवन हो, जैसे ये वाला, ठीक है, क्योंकि जेईई मेंस 2021 में पूछा गया है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। जिसके लिए हमारे पास में एक और प्रॉपर्टी है, वो हेल्प करेगी कि अगर मान लो मेरे को यहां पे a से b में कोई भी एक fx फंक्शन दे रखा है ना, ये प्रॉपर्टी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको कि किंग रूल प्रॉपर्टी के नाम से भी हम जानते हैं। यहां पे हम क्या करते हैं कि यहां पे a प्लस बी, तो x की जगह मैं दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके उसमें से x वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करके ऐसे लिख सकता हूं। अब यहां तक हम कैसे पहुंच रहे हैं, जैसे मान लो मेरे पास में ये है, ठीक है। अब ये अगर मान लो मेरे को दे रखा है तो मैं बोल देता हूं कि x को ना मैं a प्लस बी माइनस टी मान लेता हूं, है ना, या फिर ऐसा बोल लो कि t की जगह हम a प्लस बी माइनस एक्स, ये, ठीक है। जब मैं इसको मानूंगा तो मेरे को पता है dx इक्वल्स टू माइनस डी टी आ जाएगा, वो भी सेम ही चीज बता रहा है। अब जब हम इतना कर ही रहे हैं तो हम लिमिट भी चेंज कर देते हैं। लिमिट चेंज करने के लिए जब x की वैल्यू a होगी, क्योंकि यहां पे वेरिएबल x है तो x की वैल्यू a होगी, उस सिचुएशन में t की वैल्यू क्या आएगी, चाहे तो इस वाली इक्वेशन में डालो या इसमें डालो, इसमें तो हमारे लिए आसान पड़ जाएगा। तो यहां पे हमारे पास में वैल्यू हो जाएगी इसकी b, और जब x की वैल्यू b होगी तो t की वैल्यू मेरे पास में a आ जाए। अब इसको चेंज करते हैं। चेंज करने से हमारा मतलब यहां पे है कि सबसे पहले तो माइनस आएगा, ठीक है, क्योंकि dt में चेंज कर रहे हैं। लिमिट जो है b से a में चली जाएगी, f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स हो जाए, ठीक है। अभी जैसे हमने फिर से बात किया था प्रॉपर्टीज के बारे में कि अगर मान लो अपने को अपर लिमिट लोअर लिमिट को चेंज करना है, अपर लिमिट को लोअर लिमिट की जगह, लोअर लिमिट को अपर लिमिट की जगह अगर लेके आना है तो माइनस साइन आगे आता है। यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे a से b आ जाएगा, यहाँ पे f ऑफ ये t है, ये dt और ये t, तो a प्लस बी माइनस टी डी टी हो जाएगा। फिर हम क्या कर सकते हैं, अब मैं t इक्वल्स टू एक्स ले लेता हूं। जब t इक्वल टू एक्स लूंगा तो डी टी डी एक्स दोनों बराबर हो जाएगा, और जब x इक्वल टू a होगा तो t इक्वल टू a होगा, जब x इक्वल टू b होगा तो t इक्वल टू b होगा। तो फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये अब हमारे पास में a टू b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स आ जाए, जो एक्चुअली में यहां पे लिखा हूं। तो कुछ इस तरीके से ये दोनों लिमिट्स हमारे पास में निकल के आती। अब
अब देखो क्वेश्चंस कैसे होते हैं, जैसे मान लो ये क्वेश्चन अपने को दे रखा है, तो हमको यहां पे क्या करना है, हमको सबसे पहले दोनों लिमिट्स को ऐड कर दो, यानी कि एफ एक्स डी एक्स 1 से 2 अगर है तो मैं क्या करूंगा, 1 से 2 लिखूंगा, फिर एफ लिखूंगा 1 प्लस 2 माइनस एक्स डी एक्स, ये करेंगे। यानी कि ऐसा कर सकते हैं कि सीधा सीधा x को a प्लस बी, ए की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, तो 1 प्लस 2 विच इज 3, तो यहाँ पे 3 माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, ये 1 से 2 आ गया, यहाँ पे x जहां जहां पे लिखा है वहां पे 3 माइनस एक्स हमको लिखना है। तो अब देखो रूट ऑफ 3 माइनस एक्स को सिंप्लीफाई करोगे तो ये रूट एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये रूट एक्स हो गया, अगले वाला रूट ऑफ 3 माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे किसी चीज को मान तो रहे नहीं है जिससे कि dx को हमको चेंज करना है, हम यहाँ पे x को ही केवल रिप्लेस कर रहे हैं 3 माइनस एक्स। अब देखो जब हम इतना कर दे रहे हैं तो अब क्या होगा, मैं एक्चुअली में ना इसको कुछ मान लेता हूं, इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास में i है, अगर ये i है तो ये भी अभी i की ही वैल्यू है। अब पहली और दूसरी इक्वेशन को अगर मैं देखता हूं तो मेरे को यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। जब भी ऐसा सिनेरियो इस प्रॉपर्टी में बने कि हम किसी भी फंक्शन में इसको लगा रहे हैं, बेसिकली कब लगाना है उस चीज के बारे में बात करें, कि जब भी ऐसा प्रॉपर्टी अपने को दे रखा हो तो तुमको जब ऐसा दिख रहा हो कि हमको कोई भी एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स बाई जी एक्स के फॉर्म में, जैसे कि यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में कोई फंक्शन दे रखा है, और अगर a प्लस बी माइनस एक्स लगाने से उसके डिनोमिनेटर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, दूसरी बार भी डिनोमिनेटर सेम ही आ रहा है, तो एकदम आंख बंद करके सबसे पहले इसी को चिपका, इससे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास पहले ये आ गया, दूसरा ये आ गया, मैं दोनों को ऐड करूंगा तो लेफ्ट में आएगा 2i, और यहां पे बात करोगे तो लिमिट तो 1 से 2 है ही, और डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो ये लिख देता हूं, दोनों को बेसिकली मैं ऐड कर रहा हूं, जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो ऊपर आ जाएगा रूट एक्स प्लस रूट ऑफ 3 माइनस एक्स डी एक्स। अब हमको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है क्या, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है, दोनों सेम है तो यहाँ पे 1 से 2 हो गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगर यहाँ 1 आ गया तो हमारे पास 2, अब देखो यहाँ पे ये चीज नहीं भूलना है कि यहाँ पे ये वैल्यू जो भी आ रही है 2i की आ रही है, तो यहाँ पे x आ जाएगा, इसमें 1 से 2 आ जाएगा, 2 माइनस 1 करोगे वैल्यू 1 आएगी, लेकिन अभी आंसर नहीं आया क्योंकि वैल्यू 2i जो है उसकी 1 आई है, तो हमारे पास तो i है क्वेश्चन में, तो i की वैल्यू 1 आ जाएगी, जो कि इस इंटीग्रेशन की, इस डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारे पास में होगी। और आगे आते हैं, जैसे अब ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, इस वाले क्वेश्चन की अगर मान लो मैं बात करता हूं तो यहां पे देखो, यहां पे फिर क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको i मान लेते हैं। अब यहां पे देखने से ऐसा लग रहा है कि इसका डिनोमिनेटर बदल जाएगा, कि मेरे को क्या करना है, x को रिप्लेस करना है पाई प्लस 0 यानी कि पाई माइनस एक्स से, तो यहां पे क्या आएगा 0 से पाई, और फिर यहां पे आ जाएगा dx, यहां पे आएगा 1 प्लस 2 की पावर 10 पाई माइनस एक्स, 10 पाई माइनस है, 10 पाई माइनस थीटा माइनस 10 थीटा के बराबर होता है, तो ये 0 से पाई हो गया, यहाँ पे dx आ गया, ये आ जाएगा 1 प्लस 2 की पावर माइनस 10x, जिसको हम क्या कर सकते हैं कि ये 0 से पाई हमारे पास में हो जाएगा, ऊपर dx हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 10x। अब 2 की पावर 10x का एलसीएम ले लो, जो अल्टीमेटली अपने को देगा कि यहाँ पे 0 से पाई आएगा, 2 की पावर 10x अब जो है न्यूमरेटर में मेरे पास चला गया, और 1 प्लस 2 की, इसको ऐसे लिख लो कि 2 की पावर 10x और प्लस 1, ये हमारे पास में, ये भी i है और स्टार्टिंग वाला भी i है, इसको इक्वेशन 1 बोल लो, इसको 2 बोल लो, मैं दोनों को ऐड कर देता हूं एक से। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो फिर से हमारे पास में वही कहानी हो जाएगी, क्या होगा कि हमारे पास अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना। जब भी तुमको कभी ऐसा लगे कि नहीं डिफरेंट आ रहा है तो थोड़ा सा उससे आगे एक अप्रोच और करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना। सिंप्लीफाई करने के बाद भी अगर मान लो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं आता है तब तो बात अलग है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम आ जाता है तो फिर से इसी प्रॉपर्टी को अपने को लगाना। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 से पाई आ जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस 2 की पावर 10x न्यूमरेटर में आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में तो
1 + 2 की पावर 10x ऑलरेडी था, तो ये आ जाए। अब तो दिख गया क्लियरली, इससे ये खत्म हो गया। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 0 से पाई, यहाँ पे 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी x, जिस पे लिमिट 0 से पाई लगी है, पाई -0 मतलब पाई। लेकिन ये वैल्यू है 2i की, पाई आ रही है, तो i की वैल्यू हमारे पास पाई/2 आ जाएगी। बस इस चीज का ध्यान अपने को लास्ट में रखना है। और क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे अब ये वाला क्वेश्चन। अब इस वाले क्वेश्चन को अगर मान लो मैं देखता हूं, तो जैसे मेरे को यहां पे दिख रहा है, ये एक्चुअली में प्लस होगा, माइनस नहीं होगा, क्योंकि माइनस हो जाएगा तो फिर मीनिंगलेस बात। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमारे पास में ये दे रखा है, जैसे ही तुमको -a से a वाला दिखेगा, तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, जैसा कि मैं अभी बताया कि ये ऑड है कि इवन। जैसे ही तुम इसको देखते हो तो तुमको पता है cos थीटा जो है वो तो cos - थीटा cos थीटा सब बराबर होता है, और ऊपर से होल स्क्वायर भी हो रहा है, तो ये तो इवन है। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो 1 + 3 की पावर -x आएगा, जिसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3 की पावर x ऊपर जाएगा, ये यहाँ पे आएगा। तो अब ये तो उसके बराबर ही नहीं आ रहा, तो ऐसी सिचुएशन में और cos²x तो यही रहने वाला है। ये बेसिकली f ऑफ -x की वैल्यू आ गई, जिसका मतलब ये ना तो ऑड है ना इवन फंक्शन। ठीक है, तो कोई सा भी फंक्शन नहीं है। जब भी ऐसा सिनेरियो हो तो हम यहां पे क्या करेंगे, यही वाला a + b - x वाला करेंगे। यानी कि मैं x को किस से रिप्लेस करूं, दोनों को ऐड कर दो, पाई/2 और -पाई/2 को ऐड किया तो 0 है ना, यानी कि -पाई/2 सीधा सीधा लिख देता हूं मैं, और -x कर दे, 0 - x मतलब -x। तो मेरे को बस अब यही करना है, क्या करना है कि यहां पे मेरे पास -पाई/2 से पाई/2 है, और x की जगह बस -x डालना है, तो ये -x हो गया, यहाँ पे 3 की पावर -x dx। कॉस में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो यहाँ पे -पाई/2 से पाई/2 मेरे पास में आ जाएगा। फिर यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको कि ऊपर तो cos² हो गया, नीचे की बात करोगे तो ये -x डालने पे, जैसे ये वाला था, इसी को डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ कि अल्टीमेटली आएगा तो मेरे पास यही। अब जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में किए, इसको हम फर्स्ट फंक्शन बोल देते, आई बोल देता हूँ, इसको भी आई बोल देता हूँ, तो फिर क्या करूंगा, फिर दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ। जैसे ही मैं दोनों को ऐड करूंगा तो फिर से मेरे पास में क्या हो जाएगा यहाँ पे कि फिर से हमारे पास में 2i आएगा लेफ्ट में, राइट साइड की बात करोगे तो वैल्यू आएगी -पाई/2 से पाई/2, और यहाँ पे आ रहा है cos²x, जिसके साथ 3 की पावर x ये आ जाएगा, 1 + 3 की पावर x नीचे आ जाएगा, dx आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास में -पाई/2 टू पाई/2 आ रहा है, और cos²x आ। अब चाहो तो डायरेक्टली सॉल्व कर लो, बट यहां पे फिर से अब हम पहले वाली प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं कि मैं अगर इसको देखूं तो मेरे को ये क्लियरली दिख रहा है कि ये एक इवन फंक्शन है। अगर ये इवन फंक्शन है तो 2i = क्या होता है, सबसे पहले यहां पे हमारे पास में 2i, जैसे ही 2 आएगा तो लिमिट जो है 0 से पाई/2 में चली जाएगी, और यहां पे cos² dx होगी। अब cos² का इंटीग्रेशन कर दो बस। cos² का डायरेक्टली तो अपने को पता नहीं है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं, है ना। कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं हम इसको, देखो सबसे पहले 2 से 2 को निपटा दो, है ना। मेरे पास में यहाँ पे i आ जाएगा, यहाँ पे बात करोगे तो हमारे पास में इसको, एक सेकेंड, यहाँ पे i आ गया, ये हमारे पास में पाई/2 आ जाएगा, इसको मैं 1 + cos²x/2 ये लिख सकता हूं। जैसे ही मैं ये लिखूंगा तो यहाँ पे 1/2 के साथ में x आ जाएगा, इंटीग्रेट जब मैं करूंगा। cos2x का इंटीग्रेशन की अगर बात करोगे तो cos2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos2x का इंटीग्रेशन अपने को पता है कि यहाँ पे, जैसे देखो इधर मैं निकाल के ही बता देता हूँ कि चलो इसको कर लो कि 1/2 तो आगे आ गया, यहाँ पे 0 से ऐसा करते हैं, रुको थोड़ा सा कोई गलती ना हो जाए, है ना। तो मैं इसको ना नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ कि मेरे पास में ये आ रहा है, ठीक है। तो i की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले x/2 आ गया, जिस पे हमने लिमिट लगा दिया,
0 टू पाई बाई 2, फिर 1/2 आया, cos 2x जो है वो उसका इंटीग्रेशन sin 2x बाई 2 होता है। ये कहाँ से हो रहा है कि चाहो तो ऐसे देख लो, cos 2x को किसके साथ, यहाँ पे मैं कर ही देता हूँ, ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि cos 2x की बात अगर अपन करेंगे तो कैसे इंटीग्रेट करोगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2x को t मान लेते हैं, जिससे 2dx dt के बराबर, तो यहाँ पे ये हो जाएगा cos t dt और 1/2 आगे आ जाएगा। अब यहाँ पे cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin t, t की वैल्यू वापस से रख दो तो ये आई, ठीक है। तो हमारे पास में वही आ रहा है 1/2 इंटू साइन 2x, ये आ गया, जिसमें लिमिट लगा दो 0 टू पाई बाई 2। अब बस इसी को सॉल्व करना है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे देखो पाई बाई 2 डालेंगे तो बाई 2 है तो पाई बाई 4 माइनस 0, फिर 1/4 को मैं बाहर ले लेता हूँ, साइन 2x है तो साइन 2x में साइन 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस साइन 0। पहले वाला साइन पाई हो जा रहा है, साइन पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, तो ये पूरा पूरा पोर्शन 0 में चला गया। यहाँ पे केवल बचा पाई बाई 4, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब अपने को ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे मैं हर टाइप की वैरायटी वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जिससे कि किसी भी तरीके की सिचुएशन में तुम लोग ना फंसो जब भी ऐसी टाइप की प्रॉपर्टीज को अपने को इम्प्लीमेंट करना हो। क्योंकि चाहे जेई मेंस की बात कर लो, जेई एडवांस की बात कर लो, अभी जेई मेंस 2025 के अप्रैल सेशन की अगर मैं बात करूं तो मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की पीवाईक्यूज वाला वीडियो भी बनाया हूं, जिसमें 9 के आसपास में क्वेश्चन थे और ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है, मतलब मैक्सिमम 7-8 क्वेश्चन में जो ये a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी है लग ही रही। और पहले के पीवाईक्यूज देखोगे तो काफी भयंकर इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां पे ये वाली प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट होती है। अब इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है ना। यहाँ पे अपने को ये दे रखा है, अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, सीधा लगा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, x को मेरे को किससे रिप्लेस करना है। सबसे पहली चीज, एक सेकेंड ना, थोड़ा सा पेज यहाँ पे मैं एक्सटेंड कर देता हूँ कि हमारे पास, इसको खाली कर देते हैं, इसको भी खाली कर दे, तो ये ठीक है। x को हमको यहाँ पे किससे रिप्लेस करना है, 0 प्लस पाई माइनस एक्स, जिसका मतलब पाई माइनस एक्स, और इसको हम i मान लेते हैं। तो अब हमारे पास में i क्या आ जाएगा कि 0 से पाई तो आ ही रहा है। देखिए एक सेकेंड यार, ये ऑटोमेटिकली पता नहीं कहाँ से आ जाता, 0 से पाई आएगा फिर आने लग गया, ठीक है। अब मैं x की जगह पाई माइनस एक्स रख दिया, फिर यहाँ पे 4 और cos ऑफ पाई माइनस एक्स यहाँ पे हो गया इसका होल स्क्वायर, फिर साइन ऑफ पाई माइनस एक्स हो गया इसका होल स्क्वायर, और dx। cos पाई माइनस थीटा माइनस साइन माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है, और साइन पाई माइनस थीटा जो है साइन थीटा के बराबर ही होता है। लेकिन यहाँ पे पावर इवन नंबर है तो माइनस में आए प्लस में आए कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि होल स्क्वायर होगा तो अल्टीमेटली वो प्लस में ही आ जाएगा, जिससे कि इसका डिनोमिनेटर सेम रहने वाला है। तो यहाँ पे 0 से पाई हो गया, यहाँ पे 8, और यहाँ पे ऐसे कर लो 8 पाई माइनस 8x, ये आ गया। नीचे बात करोगे तो 4 cos स्क्वायर एक्स हो जाना है, ये साइन स्क्वायर एक्स ही रहना है, ये भी आई है। अब फर्स्ट और सेकंड, मतलब ये वाला और इस वाले को अगर मान लो मैं देखूं, मेरे को दिख रहा है कि डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं दोनों को ऐड कर देता हूं। जैसे ही मैं दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास में यहाँ पे लेफ्ट में 2i आएगा। राइट साइड की बात करोगे तो हमारे पास में यहाँ पे 0 से ये लिमिट जो है पाई तक चली जाएगी। और अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास में 8x है ना यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास में ये दोनों को अगर मान लो मैं ऐड करूंगा तो 8x से 8x खत्म हो जाना है, तो ऊपर क्या बचेगा, केवल और केवल हमारे पास में 8 पाई बच रहा है, उसके साथ dx डिवाइड बाई 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब जब भी तुमको इस तरीके का कोई इंटीग्रेशन दे रखा हो, a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b cos स्क्वायर एक्स वाला, ठीक है, तो यहां पे अपने पास में ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आप लोग पढ़े होंगे कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए तुम चाहो तो sec स्क्वायर एक्स से या
कॉसेक स्क्वायर एक्स से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, हमारा क्वेश्चन काफी आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो यहां पे अगर देखोगे तो मेरे पास में ये 2 है, इससे इसको निपटाते हैं 4 पाई हो जाएगा। तो आई की वैल्यू हमारे पास में क्या आ रही है, यह आ जाएगा 0 से यहां पे 4 पाई लिख देता हूं, पाई हो जाएगा और यहां पे dx हो गया। और मैं क्या करता हूं, इसको ना सेक स्क्वायर एक्स से, हम इसको सेक स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx, नीचे की बात करोगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और कॉस स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा। तो ये 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स जो है उसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, जिसको हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स। ये मेरे पास में हो गया। अब क्लियरली हमको यहाँ पे दिख रहा है कि मैं ना यहाँ पे टेन एक्स को टी मान लेता हूं। जैसे ही मैं टेन एक्स को टी मानूंगा तो ऊपर वाला पूरा पूरा dt में चला जाएगा, लेकिन यहां पे लिमिट है ना पाई है। लेकिन एक चीज हमको यहां पे क्लियरली ये भी दिख रहा है कि अगर मान लो मैं टेन एक्स को t लेता हूं तो क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स dx dt में चला जाना है। लेकिन अगर मान लो अब मैं यहां पे लिमिट बदलना चाहता हूं तो x इक्वल टू 0 जैसे ही मैं देखूंगा तो इस पे t की वैल्यू टेन 0 भी 0 होता है। x इक्वल टू पाई पे मैं देखूंगा तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे टेन पाई, वो भी 0 होता है। तो ये तो 0 से 0 जा रहा है। लेकिन जब हम ये चीज मान रहे हैं तो हमको एक और चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, टेन एक्स का, क्योंकि टेन एक्स जो है एक्चुअली में एक 0 से पाई में अगर मैं बात करूं तो एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। कैसे है देखो, अगर हम टेन एक्स का ग्राफ देखते हैं तो रफली उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है, जिसमें ये वाली वैल्यू अपने को पता है पाई बाई 2 होती है और फिर दोबारा से इसी टाइप के ग्राफ को रिपीट करना है पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में, यानी कि ये फिर से ऐसा ग्राफ, ये हमारे पास में ग्राफ हो। तो हमको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि पाई बाई 2 पे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो जब भी मैं इसको बदल रहा हूं तो मेरे को पहले इस फंक्शन को पाई बाई 2 पे तोड़ना पड़ेगा। तो जब मैं इसको पाई बाई 2 पे तोड़ूंगा तो मेरे पास में यहां पे देखो क्या आएगा, 4 पाई आ गया, फिर आएगा 0 से पाई बाई 2, फिर ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, यहां पे आएगा 4 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, फिर अब यहां पे भी 4 पाई आएगा, फिर यहां पे देखोगे तो हमारे पास में यहां पे आएगा पाई बाई 2, यहां पे पाई आ जाएगा, फिर यहां पे सेक स्क्वायर एक्स dx आ जाएगा, नीचे 4 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब हम करते हैं वो कि अब ना मैं टेन एक्स को t ले लेता हूं, जिससे क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स dx dt में चला जाएगा। उसके साथ साथ लिमिट भी बदल दो कि जब x इक्वल टू 0 है तो t इक्वल टू 0, और जब x इक्वल्स टू पाई बाई 2 है तो t इक्वल्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि इसको पहले मैं सेपरेटली कर ही देता हूं। देखो यहाँ पे 4 पाई आया, ये हो जाएगा dt और ये हो गया 4 प्लस टी स्क्वायर। अब ये अगर मान लो मेरे पास में हो गया है तो एक चीज देखो, एक सेकेंड, इसको ना मैं 4 प्लस, जैसे ये 0 पे तो 0, पाई बाई 2 पे मेरे को दो तरीके से देखना है कि जब हम x की वैल्यू 0 से स्टार्ट करके पाई बाई 2 की तरफ लेके जा रहे हैं। 0 से पाई बाई 2 का मतलब यही होता है कि जब x की वैल्यू मैं 0 से पाई बाई 2 तक लेके जा रहा हूं तो मेरे को पता है 10 की वैल्यू कहां जा रही है, 10 की वैल्यू इधर जा रही है। वो किधर है, प्लस इन्फिनिटी। तो हम यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे 4 पाई आएगा, फिर यहाँ पे आ जाओ। अब मैं पाई बाई 2 से पाई जा रहा हूं, तो जब मैं पाई बाई 2 से यहां से अब पाई की तरफ, ये पाई है, इसकी तरफ जा रहा हूं तो मैं एक्चुअली में माइनस इन्फिनिटी से 0 की तरफ जा रहा हूं ऐसे। तो यहां पे बस ये वाला चीज है, ये काफी कंफ्यूजिंग बहुत सारे लोगों के लिए होता है। तो यहाँ पे dt हो जाएगा, ये 4 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये तो काफी बेसिक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास में dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है। तो यहाँ पे देखोगे तो 4 है, 4 मतलब 2 का स्क्वायर लिख देता हूं इसको मैं,
ये एक्चुअली में 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ रहा है 4 पाई, है ना। और इसके साथ में अपने पास में आ जाएगा 1/a tan इनवर्स t/2 और 0 से इन्फिनिटी, फिर 4 पाई, फिर यहाँ पे 1/2, क्योंकि वैल्यू सेम है तो इंटीग्रेशन तो सेम ही आना है। ये आ जाएगा -∞ से 0। अब देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यानी कि 4 पाई तो मेरे पास आया। अब जैसे ही मैं इन्फिनिटी डालूंगा तो tan इनवर्स ∞/2 मतलब इन्फिनिटी, है ना। और tan इनवर्स इन्फिनिटी का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा π/2। तो ये हमारे पास में π/2 आएगा, ये वाली वैल्यू, इंटू 1/2 करना है तो 1/2 इंटू π/2, फिर माइनस। अब 0 डालेंगे तो tan इनवर्स 0 का आउटपुट 0 होता है, तो ये 0 हो जाना है। फिर यहाँ पे 4 पाई, 4 पाई की अगर मान लो अपन बात कर 0 डालेंगे तो हमको पता है 0 हो जाना है, फिर माइनस, माइनस के बाद में यहाँ पे 1/2 आएगा, फिर tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू -π/2 आएगी, तो ये -π/2। अब बस इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे आएगा 4, ये आ जाएगा π/4 प्लस यहाँ पे 4 पाई और ये भी π/4 हो जाएगा। 4 से 4 गया तो हमारे पास पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आ रहा है, विच इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में होगा। और थोड़ा आगे चलते हैं। अब जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये भी जेईई मेंस 2025 में पूछा गया। मैं यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ, बट ये बहुत जरूरी भी है हर टाइप के क्वेश्चन हो जाए। ऐसे क्वेश्चंस भी काफी सारे पूछे जाते हैं जहां पे 2 चैप्टर्स को कंबाइन किया जाता है, 2 टॉपिक्स को कंबाइन किया जा रहा है। यहाँ पे बोल रहा है हमारे पास में a, b एक्चुअली में एक पॉइंट है, ठीक है। और फिर इस a, b के साथ में क्या हो रहा है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका, एक कर्व दे रखा है ये वाला, और एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है ये वाली, इन दोनों का। और ये पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू बताओ। अब अगर तुमको इंटीग्रेशन नहीं आता तो भी क्वेश्चन गया, और अगर तुमको सिंपल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना नहीं आ रहा तो भी क्वेश्चन हाथ से गया। तो इसलिए मैं बार बार बोलता भी हूँ कि तुमको हर चैप्टर का एटलीस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आजकल जेईई मेंस के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें जनरली स्टूडेंट इस तरीके से फंस जाते हैं। अब यहाँ पे हमको क्या पता है, हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको मैं ले रहा हूँ 2 इंटू वाई की जगह यहां से वैल्यू रख दो, y इक्वल्स टू हो जाएगा 2x प्लस 6। इसको सबको लेफ्ट में ले आओ तो ये -4x -12 हो गया। तो यहां पे इसके 2 फैक्टर x -6 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो x की 2 वैल्यू आ गई, एक तो 6 आ गई, एक -2 आ गई। जब x की वैल्यू 6 है और हमको पता है y इक्वल्स टू 2x प्लस 6 है, ठीक है, y इक्वल्स टू अपने को यहाँ पे दिख रहा है 2x प्लस 6। तो अब y की वैल्यू निकालो, 6 अगर मान लो मैं यहाँ पे रखता हूँ तो ये 18 हो जाएगा, -2 अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो ये +2 हो जाएगा। इस पॉइंट की अगर बात करोगे तो ये एक्चुअली में फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमको चाहिए ये वाला पॉइंट जो कि एक्चुअली में सेकेंड क्वाड्रेंट। तो अब हमारे पास में इंटीग्रेशन आता है, तो इंटीग्रेशन क्या है, -2 से 2 9x² बाई 1 + 5 की पावर x। ये बिल्कुल वैसा ही इंटीग्रेशन है cos स्क्वायर x वाला, जैसे ये वाला था एक्चुअली में इससे पहले वाला ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि आधा यहाँ पे हमको दिख रहा है जैसे -2 से 2 है, तो उसमें सबसे पहली अप्रोच अपनी क्या होगी कि यहाँ पे ऑड इवन वाला देख लेते हैं। लेकिन ऑड इवन वाला वहां पे देखोगे तो दिक्कत ये है कि वो ऑड इवन में हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि नीचे a की पावर x टाइप का दे रखा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सबसे पहले इसको अप्लाई करेंगे कि इसको मैं i मान लेता हूं और मैं यहाँ पे a + b - x वाला लगाता हूँ कि x को -2 + 2 विच इज 0 -x से रिप्लेस करूंगा। तो फिर से मेरे पास i क्या आ जाएगा, यहाँ पे -2 से 2 9 इंटू -x का होल स्क्वायर, जो कि x² ही आ जाएगा, ये 5 की पावर -x dx होता है। जिसको अगर मान लो अभी मैं आगे सिंप्लीफाई करता हूं तो हमारे पास में यहां पे क्या आएगा, यहां पे मेरे पास में आ जाएगा कि 5 की पावर जो x है वो ऊपर चला जाएगा। तो यहां पे हमारे पास में -2 से 2 9x² इंटू 5 की पावर x और 1 + 5 की पावर x dx, ये हो गया।
अब एक तो ये वाला आई है, एक इससे पहले वाला ये वाला आई है, दोनों को ऐड कर दो तो लेफ्ट में आ जाएगा 2i, यहाँ पे -2 से 2, 9x², इसके साथ में 1 + 5 की पावर x, डिनोमिनेटर में भी सेम चीज आएगा, जिससे इससे ये खत्म हो जाना है। तो यहां पे हमारे पास में आ जाएगा 2i = -2 से 2 और 9x² dx। अब यहां पे चाहो तो तुम ये वाला प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो कि हमको यहां पे क्लियरली ये दिख रहा है कि ये एक इवन फंक्शन है। अब ये अगर एक इवन फंक्शन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 0 to 2 और यहां पे 9x² dx, जिससे क्या होगा 2 से इस 2 को निपटा देते हैं। तो अब जो वैल्यू निकल के आएगी वो i की ही आएगी, यानी कि i = मेरे पास 0 से 2 9x² dx हो जाएगा, जिसको देखोगे तो 9 × x³ 3 ये आ जाएगा। पूरे पे लिमिट लगा दो 0 से 2, इससे 3 आ जाएगा। तो मेरे पास 3x³ पूरे की पावर 0 से 2, तो 3 को बाहर भी ले सकते थे, नहीं भी ले रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 × 8 आ जाएगा -0 विच इज इक्वल्स टू 24, जो कि हमारे पास में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो भी अप्रैल वाले सेशन में तो नहीं आया था, आई थिंक ये जनवरी वाले सेशन में पूछा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में अब देख के काफी खतरनाक टाइप का लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है कि ये इस तरीके से लिखा है, 1/x इसके आगे लिखा हुआ। ठीक है, अब एक सेकेंड, एक पेज हमको एक्स्ट्रा चाहिए रहेगा, उसको निकालें। चलो, अब ये है, जब भी ऐसा क्वेश्चन अपने को दिखे तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी। हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको पकड़ के देख, ये अगर मैं देखता हूँ तो मेरे को क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है 1/x इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो मैं ना log x को t ले लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको t लूंगा तो मेरे को पता है 1/x dx जो है ये dt में चला जाएगा, तो ये वाला खेल खत्म हो जाना है इसके वाला। ठीक है, अब लिमिट को भी बदल लेते हैं। जब x = e² है तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ठीक है, क्योंकि x की जगह रखोगे e², 2 आगे आ जाएगा तो log e विद बेस e, जिसकी वैल्यू 1 होती। और ऐसे ही e⁴ की बात करोगे तो t की वैल्यू 4 आ जाए। तो हमारे पास में यहां पे क्या आ रहा है, ये 2 से 4 हो गया, ये आ जाएगा e⁻t² + 1 + -1। नीचे की बात करोगे t² + 1 + -1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 6 - t² पूरे का पावर 1 और पूरे का पावर -1 dt, ये मेरे पास में आए। ठीक है, अब देखो, अब इसको देख के सीधा दिमाग में एक क्लिक होना चाहिए, ये 2 है ये 4 है, दोनों को ऐड करता हूं 6 आता है, 6 यहां पे भी दे रखा। तो क्या अगर मैं t को रिप्लेस कर दूं 6 - t से तो अपना काम बनेगा क्या? एक तो इसको i मान लेते हैं, फिर अब आगे आते हैं, फिर से i को हम सॉल्व कर रहे हैं जो 2 से 4 है, तो यहां पे न्यूमरेटर में मेरे पास में क्या आ जाएगा e, और t² लिखा है तो t की जगह t माइनस ये इसके साथ +1 पूरे की पावर -1, यही होगा। डिवाइड में e, फिर सेम चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका स्क्वायर +1 पूरे की पावर -1, फिर यहाँ पे आ जाए। अब 6 - t में 6 - t की जगह 6 - t डालोगे तो केवल 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, केवल t बचेगा, तो ये हो जाएगा e⁻t² + 1 पूरे की पावर -1 dt। ये हमारे पास में आएगा। अब देखो, इसको देख लो और इससे पहले वाले को देख लो, दोनों में अपने को क्लियरली ये दिख रहा है डिनोमिनेटर सेम है ना, काफी ऊटपटांग टाइप का है लेकिन है सेम। जब दोनों में सेम है तो दोनों को ऐड कर दो, तो लेफ्ट में आ गया 2i और यहां पे आएगा 2 से 4। और अब देखो न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, न्यूमरेटर में मेरे पास में आ रहा है e⁻t² + 1 पूरे का पावर -1। फिर यहां पे देखोगे तो ये कितना लिखा है, ये लिखा है कुछ इस तरीके से, और यही सेम चीज डिनोमिनेटर में भी लिखा हुआ है। यहीं से डिनोमिनेटर को मैं डायरेक्टली लिख देता हूं कि ये हो गया, और इस पूरे की पावर -1 प्लस e⁻t² + 1 पूरे की पावर -1। यहाँ पे ये पता नहीं
क्या हो रहा है ना, ये आ जाएगा। और यहाँ पे dt भी आएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 2 से 4 dt, जिसका इंटीग्रेशन t आ गया, 2 से 4 इसमें लिमिट लगा दो, 4 माइनस 2 मतलब 2। आंसर नहीं आया है ये 2i की वैल्यू है। तो i की वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, i की वैल्यू आ जाएगी, अबे क्या है यार, i की वैल्यू मेरे पास में 1 आ जाए, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में हो जाए। तो कुछ इस तरीके से इन 2-3 प्रॉपर्टीज को लगा के अपन जेईई मेंस एंड इवन जेईई एडवांस के क्वेश्चंस को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज अपन यहीं पे एंड करते हैं। इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जिनको नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।